तो नमस्कार नमस्ते मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू योर वेरी ओन फ्री नीट बायोलॉजी की क्लासेस। भाई नीट को धड़ल्ले से धड़ाम तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। हर्षल भैया इस सीरीज में आपके साथ हैं, ठीक है। पूरी सीरीज में नीट के एंड तक हम आपके साथ हैं। पूरी एनसीईआरटी लेके खड़े हैं आपके साथ। एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को करेंगे, नॉट जस्ट पढ़ना कि भाई पढ़ाई 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 कर रहे हैं, बट फुल एनालिसिस करेंगे, कि वर्ड समझेंगे, कि एक लाइन समझेंगे, फुल मस्ती के साथ समझेंगे। ऐसा नहीं कि भाई बोरिंग लेक्चर्स चल रहे स्कूल के जैसे, आप पढ़ो हम समझाएंगे वाले। नहीं 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 भाई, अजय भैया है ना। तो आज का टॉपिक ले लेते हैं भाई। सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर नंबर 2 है। क्लास है तुम्हारी 11th, बुक है तुम्हारी एनसीईआरटी, बट इसमें ना छुपी है साइंस की एक पुरानी कहानी। आज हम जानेंगे कुछ ऐसी चीजें, अतरंगी चीजें। क्या क्या जानेंगे भाई? तो आज हम जानेंगे कैसे दुनिया भर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया गया। भाई कैटेगरीज में डिवाइड कैसे किया गया इन लोगों को, मतलब, और सबसे पहली बात भाई क्यों किया गया। तो बिना टाइम खोटी किए, है ना, बिना टाइम वेस्ट करें अपन शुरू कर देते हैं भाई चैप्टर। क्या है वो लंबे लंबे इंट्रोडक्शन देने की आदत मेरी नहीं है ना। तो चैप्टर में यही समझना है, क्लासिफिकेशन बायोलॉजी का कैसे किया गया था। थोड़ा सा स्लो ट्रैक पे पढ़ेंगे, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है ना भाई, बहुत लंबी सीरीज है, बहुत बड़ा वास्ट कोर्स है तुम लोगों का। ऐसा कोर्स है कि लगभग लगभग तुम डॉक्टर बन ही जाओगे, ठीक है। तो व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? भाई ये होता क्या है? चैप्टर तो समझ लिया, चैप्टर का नाम तो सुन लिया, नंबर 2 भी देख लिया चैप्टर का। फर्स्ट का ना वीडियो मेरे चैनल के ऊपर डला है ना, पर वो थोड़ा पुराना है तो थोड़ा उस हिसाब से पढ़ लेना। अभी हम क्या है, थोड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिया का यूज करके आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आए हैं, और चल भाई आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करना है भाई। क्या है ये चीज, क्या नाम क्या लिया सर आपने, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं, आ जाओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों भाई, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलरिटीज और उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे ग्रुप करना। अलग अलग कर दिए भाई कि कौन सा एनिमल है, कौन सा प्लांट है ना, कौन सा ह्यूमंस है, क्या है, बैक्टीरिया अलग है, वायरस अलग है। अब इमेजिन करो, चलो इमेजिन करो तुम्हारे घर में 100 एनिमल्स आ गए। कितने सर? 100 एनिमल्स आ गए भाई तुम्हारे घर में। तो तुम क्या करोगे, है ना, समझो क्या करोगे। सबको अलग अलग ग्रुप्स में डालोगे ना भाई, सीधी सी बात है। डॉग्स को अलग रख दोगे, कैट्स को अलग रख दोगे, बर्ड्स को अलग रख दोगे। अब क्या होगा भाई, डॉग कैट एक साथ रख दी तो बुचुड़ बुचुड़ सब लड़ाई झगड़े, पूरा घर तहस नहस, पॉटी सूसू कर देंगे चारों तरफ, यही सब होने वाला है। तो भाई सबको क्या करना है, अलग अलग ग्रुप से डिवाइड करना है, ताकि तुम सिस्टमेटिकली हर किसी को टाइम टू टाइम खाना दे पाओ। बिल्लियों का खाना बिल्ली की तरफ जाएगा, और कुत्तों का खाना कुत्तों की तरफ जाएगा। ओ सर वो कुत्ता नहीं है, वो मेरा प्यारा टॉमी है, उसको टॉमी बुलाओ भाई, ठीक है भाई। तो अपने को उनको कैटेगराइज तो फिर भी करना पड़ेगा ना, डॉग्स के लिए डॉग्स ही रखने पड़ेंगे और कैट्स के लिए कैट्स। बस यही क्लासिफिकेशन कहलाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सर अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोग, तुम काय के सर, मैं भी सर नहीं हूं, मैं भैया तुम्हारा। मुझे एक बात बताओ, ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है भाई? क्या होता है सर, मैं बताऊं, हम लोग ऑर्गेनिजम्स को इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। आइडेंटिफिकेशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, हमको पता है भाई, वही है। सही बात है, सही बोल रहे हो, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए भाई इवोल्यूशन कैसे हुआ था, अलग अलग स्पीशीज कैसे बनी थी, कौन सी स्पीशीज क्या काम करती है, किसका कैसा डाइजेशन होता है, ठीक है, लाइफ इनकी कितनी डाइवर्सिफाई है, मतलब कितनी अलग अलग है, सब अलग तरीके से जी रहे भाई। कुछ एनिमल्स के तो 3-3 दिल हो रहे हैं, या हमारा एक था वो भी सैयारा ने तोड़ दिया, तो होता है भाई, ठीक है। और कम्युनिकेशन इजी करने के लिए, हाँ भाई ये भी बहुत जरूरी चीज है। कम्युनिकेशन इजी करना मतलब क्या सर? जैसे मैं तुम लोगों को समझाता हूं कि साइंटिस्ट होते हैं ना भाई दुनिया भर के, उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है कि भाई वहां पे ये जानवर था, वहां पे वो जानवर था। याद है तुमको पिछले चैप्टर में लैटिन लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था। तो भाई सबके इजी तरीके करने के लिए कि कौन सा जानवर किस ग्रुप में है, तो उस हिसाब से उसकी स्टडी कर ली जाएगी। यही सब होता है इसके अंदर। तो भाई इतना सब कुछ तब होता है, तब पॉसिबल होता है जब सारे ऑर्गेनिजम्स को लॉजिकली अरेंज कर दिया जाए, और यही क्लासिफिकेशन है।
ठीक है, सबको क्या करा भाई, लॉजिकली अपन ने अलग 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 छोटू छोटू करके डिवाइड कर दिया, है ना। कौन एनिमल है भाई, एनिमल जो 4 पैर पे चल रहे वो अलग, 2 पैर पे चलने वाले अलग, पानी में तैरने वाले अलग, हवा में उड़ने वाले अलग, सबको अलग अलग कर दिया। तो भाई क्या हुआ था थोड़े टाइम पहले ना, मतलब अभी ये कुछ सालों पहले जब तुम छोटे नहीं, तुम स्पर्म भी नहीं बने होंगे यार, है ना, उससे भी पहले एक क्लासिफिकेशन दे दिया था हमारे एक बहुत महान साइंटिस्ट ने, जिसको नाम दिया गया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। भाई ये था सबसे पहला सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। क्या बोला सर, सबसे पहला सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन दिया किसने था, फिर से आ गए हमारे कैरोलस लीनियस भैया। उन्होंने बोला कि सिंपल रखो भाई, ये तो ऑर्गेनिज्म प्लांट होगा ना, है ना, ये जो ऑर्गेनिज्म है या तो ये प्लांट होगा या एनिमल होगा, इसके अलावा कुछ हो सकता है कि अरे नहीं हो सकता, बैक्टीरिया भी जिंदा है तो एनिमल रख दिया उन्होंने। अरे भाई थोड़ा सोचो, हम बैक्टीरिया है क्या, बैक्टीरिया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो उन्होंने सोचा ही नहीं, बस कितने क्लासिफिकेशन सिंपल रखने के लिए बना दिए, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसी सिस्टम को यही नाम दिया गया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। भाई किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। उन्होंने बोला कि मुझे तो सिंपल रखना है, फिर से बता रहा हूं, उन्होंने बोला था मुझे सिंपल रखना है, मुझे ज्यादा लोड नहीं लेना। बड़े महान ज्ञानी थे भाई, टेक्सोनॉमी वगैरह के टाइम पे तुमने इसको पढ़ा हो, सर को अपने याद है, मैंने भी पढ़ाया था पिछले लेक्चर्स में। तो भाई यही है, तो किंगडम प्लांटे इन्होंने दिया। सबसे पहला कौन सा किंगडम दिया, किंगडम प्लांटे। इन्होंने ये बोला कि ये नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब होता है ये हिलते ढुलते नहीं है, एक जगह टिके रहते हैं। मोटाइल मतलब मूवमेंट। क्या हो रहा है सर, मोटाइल मतलब हिलना ढुलना, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। खुद का खाना खुद बनाते हैं, याद है फोटोसिंथेसिस पढ़ी है पिछली क्लासेस के अंदर, खुद का खाना खुद बनाते हैं ये लोग। किसी की जरूरत नहीं पड़ती कि उस पेड़ से तोड़ लाए, इस पेड़ से तोड़ लाए, ना 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 बाबू ना, खुद का खाना खुद बनाएंगे। ऑटोट्रॉपिक यही होते हैं। और सेल वॉल होती है इनके पास, ठीक है, सेल के पास वॉल होती है। फिर इन्होंने दूसरा दिया किंगडम एनिमिलिया। अब भाई वो नहीं चल सकते थे तो ये चल फिर सकते हैं, तो वो नॉन मोटाइल थे तो ये मोटाइल हो गए। यही कहा था हमारे कैरोलस लीनियस जी ने। अब ये होते हैं हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक मतलब दूसरों पे डिपेंड करते हैं फूड बनाने के लिए। जैसा वो ऑटोट्रॉपिक थे, फोटोसिंथेसिस करते थे, क्या हम फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्या? ओ सर ये क्या गुजराती टोन लेके आ गए हो? अरे भाई सीधी सी बात है, क्या हम हमारा खाना पेटू के अंदर खुद बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते मेरे प्यारे बच्चों। तो बस यही कंसेप्ट कैरोलस लीनियस ने दे दिया, पर ये सिस्टम फेल हो गया। अब ये फेल क्यों होने लगा? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स इसमें फिट ही नहीं हो रहे थे। कैसे ऑर्गेनिजम्स? भाई बहुत टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो आओ इसी बात पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स विद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को समझते हैं। प्रॉब्लम तो हुई होगी ना यार, सिर्फ एनिमल और प्लांट है क्या इस दुनिया के अंदर? अरे नहीं, बहुत कुछ है, वो सब उन्होंने देखा ही नहीं। तो अब अपन बात करते हैं, इन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिफरेंशिएट नहीं किया। अब सर ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं? तो भाई प्रोकैरियोट्स जैसे तुम्हारे प्यारे लाड़के बैक्टीरिया, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स मतलब जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, मतलब इनके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं, वही होते हैं प्रोकैरियोट्स। और दूसरे हैं यूकैरियोट्स, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स। इनके पास न्यूक्लियस पाया जाता है, ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे गोल्जी अपैरेटस होता है हम लोगों के पास, लाइजोसोम्स होते हैं हम लोगों के पास। हम मतलब प्लांट और हम सब मिक्स का बता रहा हूं भाई, हम नहीं कर रहा हूं, ठीक है। हम लोगों के पास कितनी सारी चीजें होती है भाई, लेकिन उनके पास कुछ है ही नहीं, वो कमजोर है। तो प्रोकैरियोट, हम ताकतवर है तो यूकैरियोट, हमारे सेल बहुत स्ट्रांग है। फिर उन्होंने दूसरा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का तो कहीं कंसिडर ही नहीं करा कि भाई यूनिसेलुलर अलग और मल्टीसेलुलर अलग। यूनिसेलुलर मतलब वही छोटे मोटे बैक्टीरिया वायरस जो एक सेल से बने, मल्टी मतलब बहुत सारे सेल से बने होते हैं। फिर फोटोसिंथेटिक वर्सेस नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को सेम ही ग्रुप में रख दिया भाई, बड़े महान थे, है ना, सब सेम ग्रुप में रख दिए भाई। ग्रीन एल्गी अपनी है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई, ये दोनों अलग हैं लेकिन रखा किधर, एक ही ग्रुप में रख दिया। अरे भाई फंजाई को पहले प्लांट्स के साथ डाल दिया गया था, बट दे आर हेट्रोट्रॉपिक नॉट ऑटोट्रॉपिक। तो ध्यान रखना भाई, प्लांट्स होते हैं वो तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं ना। क्या बताया मैंने?
प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन फंजाई तो हेटरोट्रॉपिक था। और ग्रुप किसका दे दिया? ऑटोट्रॉपिक वालों का। भाई फंजाई खुद का खाना नहीं बनाता, ये अपन आगे समझेंगे प्रेम भाव से, टेंशन नहीं लेने का। तो चल भैया खड़े हैं आपके साथ। तो भाई क्लियरली दो किंगडम सिस्टम वर आउटडेटेड भाई, बहुत बहुत खतरनाक। टू किंगडम सिस्टम जो दिया था ना, एकदम फेल हो गया। इसमें मजे ही नहीं आए उन लोगों को। जाके एक महान साइंटिस्ट आया, अब वो महान साइंटिस्ट का नाम था R.H. विटेकर। क्या नाम था भाई? R.H. विटेकर। अब भाई R.H. विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो भाई ये थे साइंस के शक्तिमान रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। भाई 1969 मतलब 1969 में उन्होंने प्रपोज किया एक बहुत खूबसूरत सिस्टम, एक बहुत खूबसूरत क्लासिफिकेशन, डिवीजन, जो तुमको डिवीजन नहीं, सॉरी क्या बोल रहे हो सर, डिवीजन नहीं क्लासिफिकेशन, जिसको नाम दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 5 अलग अलग बेसिस पे किया गया था। नाम से क्लियर है भाई, 5 बेसिस पे किया गया जो था वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। तो सबसे पहला टाइप था इसका सेल टाइप। कौन सा था भाई? सेल टाइप। तो वो दो अभी तुमको ऊपर बताया मैंने, मतलब थोड़ी देर पहले बताया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कमजोर सेल वाले है ना, और यूकैरियोटिक स्ट्रॉन्ग सेल वाले होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने तुमको बताई थी। फिर आते हैं सेल वॉल। सेकंड पॉइंट इन्होंने दिया, सेल वॉल किसी में प्रेजेंट होती है और किसी में एब्सेंट होती है। उसका कंपोजिशन भी अलग होता है, मतलब अलग अलग सेल वॉल जो होती है वो अलग अलग चीजों से बनती है। ठीक है, ये भी उन्होंने बताया। जैसे कुछ मटेरियल मेटल से बने होते हैं, कुछ मटेरियल प्लास्टिक से बने होते हैं, वैसी सेल वॉल भी अलग अलग चीजों से बनी होती है। यार इतना टेंशन नको लेने का, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर की भी उन्होंने बात की थी, है ना भाई, करनी पड़ेगी ना यार। यूनिसेल्यूलर अलग होते हैं, मल्टी सेल्यूलर अलग होते हैं। यूनि मतलब एक, क्या बोला सर? यूनि मतलब एक सेल वाले, और मल्टी मतलब बहुत सारे। नाम से ही क्लियर है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से भी इन्होंने बात कर ली भाई। ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक की भी इन्होंने प्रेम भाव से बात करी है ना, कि ऑटोट्रोपिक क्या होते हैं, हेटरोट्रोपिक क्या होते हैं, और ये सारी चीजें। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, स्वयं का खाना बनाने वाले। हेट्रो मतलब दूसरों से लेने वाले। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में भी इन्होंने बात की। अब ये क्या होता है? तो भाई इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी ऑर्गेनिजम्स का एंसेस्ट्रल कनेक्शन, पुराने जमाने से लेके आज तक ये वाले किस फील्ड में आए हैं, कैसे ग्रो किए हैं, कैसे इवॉल्व किए हैं, किस प्रकार के इनके अंदर कैरेक्टर्स हैं, तो वो उन्होंने फाइलोजेनेटिक तरीके से भी बता दिया। इसका मतलब यही होता है कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे इवॉल्व हुआ। जैसे मान लो, चलो अपन एग्जांपल ही ले लेते हैं। अब हाँ भाई, हाँ आ गया एग्जांपल समझ में। जैसे तुम्हारे दादा दादी तुम्हारे एंसेस्टर है, वैसे ही चिंपांजी और ह्यूमंस दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर। क्या बोला सर आपने? चिंपांजी और ह्यूमंस के कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं। दिस इज स्टडीड यूजिंग डीएनए। भाई इसको डीएनए के हिसाब से पढ़ लेते हैं। दिस इज स्टडीड यूजिंग फॉसिल रिकॉर्ड्स। फॉसिल्स को देख के बताया जा सकता है कि आपके एंसेस्टर्स कौन है। आप नहीं, मतलब कोई भी एनिमल। मॉर्फोलॉजी, आपके अगर 4 हाथ है तो पुराने जमाने में जाके ढूंढेंगे भाई कि चार हाथ वाला और कोई था, नहीं था, तो भाई आप पहले हो। अगर था तो आपके एंसेस्टर वो 4 हाथ वाला हो गया। 10 नाक हो गई आपकी, तो 10 नाक वाला भी आपका एंसेस्टर हो गया। तो ये सारी स्टडीज करते हैं भाई। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से आपको देखेंगे कि भाई आपके शरीर में आप लंबे हो, जी आपकी गर्दन लंबी है, तो उसके एंसेस्टर्स कौन होंगे, है ना। बतख अलग दिखेगा, आपके हाथी अलग दिखेंगे। तो भाई इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब थोड़ा सा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन समझते हैं। तो सबसे पहले दिया इन्होंने मोनेरा। तो भाई मोनेरा क्या था? मोनेरा में बस 2 ही चीजें इन्होंने दिखाई कि प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेल्यूलर सेल होते हैं इनके पास। छोटू होते हैं पर प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेल्यूलर होते हैं। फिर इन्होंने बताया दूसरा किंगडम। अपन ये सारे ना डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं अभी तुमको बेसिक, तुम्हारी एनसीईआरटी में लिस्ट है ना ये रही, वो लिस्ट ही बता रहा हूं तुम लोगों को, आगे है बहुत डिटेल में। तो दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा। अब इसमें सेल थोड़े एडवांस हो गए, यूकैरियोटिक हो गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं यूकैरियोटिक हो गए भाई, ये तो हो गया। चलो उसके बाद फंजाई की बात करते हैं। तीसरा किंगडम भाई, यूकैरियोटिक तो थे ही थे, अभी यूनिसेल्यूलर थे, अब आधे से ज्यादा मल्टी सेल्यूलर हो गए हैं।
और हेट्रोट्रॉपिक हो गए हैं, मतलब खाना दूसरों से ले रहे हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक भी इन्होंने बता दिया। अब हेट्रोट्रॉपिक मतलब बाहर से खाना लेने वाले, यूकेरियोटिक मतलब इनके सेल्स एडवांस हो गए, अभी बताया मैंने, और ये मल्टी सेल्यूलर हो गए हैं। फिर इन्होंने बताया प्लांटी के बारे में, भाई ये यूकेरियोटिक भी थे, ये मल्टी सेल्यूलर भी थे, और ये ऑटोट्रॉपिक भी थे। तो भाई सेल भी इनका स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत सारे सेल भी थे इनके अंदर मल्टी सेल्यूलर, और खाना भी खुद ही बना रहे थे, है ना। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स बनाते हैं, तो बस ऑटोट्रॉपिक वही हो गया। लास्ट किंगडम दिया एनिमेलिया, जो सबसे बड़ा किंगडम हुआ करता था। इनके पास भाई मल्टी सेल्यूलर भी है, बहुत एडवांस सेल भी है यूकेरियोटिक, और क्या है भाई, खाना दूसरों से लेना पड़ रहा है। तो ये हो गया हेट्रोट्रॉपिक। क्या तुम फिर से पूछ रहा हूं, अपने पेट में खाना बना सकते हो सनलाइट लेके? नहीं बना सकते। तो यही हेट्रोट्रॉपिक तुम लोग हो, एनिमल। तो तुम एनिमल हो, जानवर हो, ठीक है मेरे भाई। और जानवर क्या होता है सर, आपने जानवर कैसे बोल दिया? अरे भाई तुम्हारी कोई ना कोई तो प्यारी सी गर्लफ्रेंड होगी ना, तो अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम जान से ज्यादा प्यार करते हो, फिर उससे तुम शादी कर लोगे, और जैसे ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड से शादी होगी तो तुम जान से ज्यादा प्यार करने वाले वर बन गए, मतलब जानवर बन गए। इसीलिए तुमको एनिमल किंगडम में रखा गया है, एनिमेलिया बना के रखा गया है। तो ये चीज ध्यान रखना, तुम एनिमल हो, तुम बस नाम ह्यूमन दे दिया तुम लोगों को, हरकतें वही है हमारी, ठीक है। ये मैं नहीं, ये साइंस बोल रहा है, तो ध्यान रखना, भूलना मत इस चीज को। अब भाई विटेकर जी ने क्या क्या चीजें सुधारी थी, आओ उस पर बात करते हैं। जैसे एल्गी हो गई, भाई एल्गी तो सुना है ना तुमने, एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास, भाई ये होता है यूनिसेल्यूलर। क्या होता है? यूनिसेल्यूलर। और एक होता है स्पाइरोगायरा, जो होता है मल्टी सेल्यूलर। तो इनको ना क्या करा भाई, अलग अलग कंसीडर कर लिया, बहुत समझदारी के साथ। अब भाई एक होता है साइनोबैक्टीरिया, ये भाई पहले एल्गी ही कहलाता था। साइनोबैक्टीरिया क्या कहलाता था भाई? एल्गी ही कहलाता था। फिर इसको काय में शिफ्ट कर दिया, मोनेरा के अंदर शिफ्ट कर दिया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपकी एनसीईआरटी बोल रही है। मैंने कहा था आपको एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन, एज इट इज लाइन उठा के मैं आप लोगों के पास लेके आने वाला हूं। तो फंजाई को या फंगी को अलग किंगडम दिया, बिकॉज दे आर नॉट ऑटोट्रॉपिक। वो ऑटोट्रॉपिक नहीं है भाई, क्योंकि अगर उनको हेट्रोट्रॉपिक की जगह दे दी होती, या प्लांटी या एनिमल्स के अंदर डाल दिया होता, तो वो हेट्रोट्रॉपिक होना पड़ता ना उनको, इसलिए एनिमल्स को अलग रखा। ओके, तो भाई फंजाई तो थोड़ा सा अलग था। अभी फंजाई और ये सारे किंगडम्स को अपन पढ़ेंगे, बहुत प्रेम भाव से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो यही था भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सबको अपनी अपनी जगह दे देना। तो सबसे पहला किंगडम है मोनेरा। तो आओ घुसते हैं मोनेरा के अंदर। अभी बताया था मोनेरा सबसे पहला किंगडम है, सबसे बेसिक किंगडम है, सबसे गरीब और सबसे फकीर किंगडम है। ये होते हैं भाई प्रोकैरियोटिक, सेल टाइप होता है प्रोकैरियोटिक। गरीबों के पास खुद का न्यूक्लियस भी नहीं होता यार, कैसी हालत होगी तुम सोचो, है ना। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं भाई, बहुत मतलब पैसा भी नहीं है खाना खाए को, गरीबी में जीते हैं, कुछ नहीं है इनके पास। जेनेटिक मटेरियल भाई जो होता है ना इनका, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें फ्रीली फ्लोटिंग होते हैं, ये है ना, इधर से उधर घूमते हैं। अच्छा, इनका डीएनए भी होता है भाई, डीएनए होता है, डीएनए तो सबका ही होता है, क्योंकि क्या होता है ना, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जब रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए ही तो भेजता है ना। तो भाई डीएनए होता है, लेकिन नंगा होता है भाई, खुला घुमा करता है इधर से उधर। सेल वॉल तो होती ही नहीं है। अच्छा, होती भी है तो भाई सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है, ये बनी होती है पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड की। ध्यान रखना, मोनेरा की सेल वॉल पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड से बनी होती है। अब ये पॉलीसैकेराइड क्या होता है, और थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं भाई। ये शुगर की यूनिट्स होती है। क्या होती है भाई पॉलीसैकेराइड? मतलब छोटे छोटे शुगर के गट्ठे बने होते हैं, वही होता है पॉलीसैकेराइड। फंक्शन क्या होता है इसका? शेप देता है। क्या देता है भाई? शेप देता है और प्रोटेक्शन करता है। क्या बोला? पॉलीसैकेराइड इनको शेप देता है और प्रोटेक्शन देता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं भाई, न्यूक्लियस ही नहीं होता तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या अचार डालेंगे? यही बात होती है इनके अंदर।
भाई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। होते तो ये सेल्यूलर है, तो सेल्यूलर कैसे होते हैं? यूनिसेल्यूलर होते हैं, क्योंकि सबसे पीछे सबसे छोटा वाला किंगडम, सबसे पहला किंगडम यूनिसेल्यूलर ही कहलाएगा। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टेबल मैं आपको देने वाला हूं अगले 1-2 लेक्चर्स के अंदर, जिससे आपको पूरे सारे किंगडम में क्या क्या डिफरेंसेस है ना वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो भाई होते तो ये यूनिसेल्यूलर है, सबसे गरीब सबसे छोटे है ना, और इनका न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है ऑटोट्रोपिक। क्या बोला सर? न्यूट्रिशन ऑफ मोनेरा इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। भाई फोटोसिंथेटिक होते हैं, यूज करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल जैसे साइनोबैक्टीरिया। भाई साइनोबैक्टीरिया का काम क्या होता है? सनलाइट लेता है और क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करता है। भाई कुछ कीमोसिंथेटिक भी होते हैं जो केमिकल जैसे, भाई केमिकल्स का यूज करते हैं। कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल से खाना बनाने वाले, जैसे अमोनिया, नाइट्रेट, इनका यूज करते हैं एनर्जी के लिए, है ना। जैसे एक्सट्रीम हैबिटाट्स में पाए जाते हैं ये, जैसे नाइट्रोसोमोनास, ये नाम याद रखना भाई। नाइट्रोसोमोनास जो होता है वो कीमोसिंथेटिक होता है, नाइट्रेट और अमोनिया जैसे केमिकल्स को लेके खुद का खाना बनाता है नाइट्रोसोमोनास। अगर मुझे इसका एक बहुत बढ़िया सा फोटो मिला ना तो मैं तुमको बताऊंगा कैसा दिखता है ये। ठीक है, कुछ हेट्रोट्रोपिक होते हैं, लेकिन कैसे हेट्रोट्रोपिक होते हैं वो भाई ये होते हैं सेप्रोफाइटिक। कैसे होते हैं भाई? सेप्रोफाइटिक मतलब ये डेड और ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, इसीलिए इनको डीकंपोजर कहा जाता है। भाई मरा गटा गला सड़ा हुआ खाते हैं ये, ठीक है, तो उनको सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। सेप्रोफाइटिक मतलब जो सड़ा हुआ मरा हुआ खाना खाते हैं। एक होते हैं पैरासाइटिक, ये आपको बीमारियां फैलाएंगे भाई। ये ना जिंदा होस्ट के ऊपर बैठते हैं, मतलब लिविंग थिंग के ऊपर बैठ जाते हैं जा जाके। छोटे छोटे बैक्टीरिया जैसे होते हैं, जो मतलब जैसे होते हैं, बैक्टीरिया नहीं होते, बैक्टीरिया जैसे होते हैं, जो आपको बीमारी भी करेंगे, आपको परेशान भी करेंगे और आपको भी खा लेंगे। भाई अपनी बॉडी में घुस गए तो सड़ा देते हैं चीजों को, खा खा के मतलब इरिटेट कर देते हैं। तो भाई नाइट्रोसोमोनास क्या होता है मेरे को जरा फटाफट से बताओ, किसका एग्जाम्पल है? ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। अपन आगे समझते हैं कि मोनेरा के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्पल। ओके, तो अपन समझते हैं भाई आर्कीबैक्टीरिया। भाई ये होते हैं स्पेशल एंशिएंट ग्रुप ऑफ मोनेरा। एंशिएंट ग्रुप है मोनेरा के, बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। आर्कीबैक्टीरिया बोलते हैं भाई। ये पाए जाते हैं भाई आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में, मतलब बहुत खतरनाक जगह पे पाए जाते हैं, जहां पर रहना थोड़ा मुश्किल ही होता है, वहां पे ये पाए जाएंगे। भाई ये होते हैं हेलोफाइल। क्या होते हैं भाई? हेलोफाइल यानी सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं, जैसे डेड सी, है ना, बहुत ज्यादा जहां नमक होगा वहां आर्कीबैक्टीरिया पाए जाएंगे। अब होते हैं थर्मो एसिडोफिल भी होते हैं, ये हॉट एसिडिक स्प्रिंग्स में मिलेंगे तुम लोगों को, और इसीलिए इनको कहा जाता है थर्मो एसिडोफिल। अब ये होते हैं मीथेनोजन्स भी। भाई मीथेनोजन क्या होता है? मार्शी लैंड, मतलब कैसे मैं तुम लोगों को बताऊं, कैसे तुमको बताऊं भाई, दलदल वाली जगहों पे पाए जाते हैं। भाई मीथेन गैस बनाता है ये। कौन सी गैस बनाते हैं ये? मीथेन गैस बनाते हैं, इसीलिए इनका नाम मीथेनोजन पड़ गया। अब इनकी ना भाई ये बहुत एक यूनिक फीचर है, अपन उसको समझते हैं। इनका जो सेल स्ट्रक्चर होता है ना भाई, तो देयर सेल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। भाई एकदम अलग सेल स्ट्रक्चर लेके पैदा हुए हैं ये। आर्कीबैक्टीरिया का काम ही अलग है भाई। ये जो होते हैं ना, एक्सट्रीम टेम्परेचर या एसिडिटी हो, या फिर भाई खतरनाक ही कंडीशन हो, कैसी भी हो, कितना भी गर्म हो, कितना भी ठंडा हो, हर जगह को टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब झेल सकते हैं ये, है ना। तो भाई बहुत ही भयंकर इनका सेल स्ट्रक्चर होता है। अब भाई बायोगैस के प्रोडक्शन में भी यही यूज होते हैं। ये होते हैं काउ डंक, मतलब गोबर के मीथेनोजन्स। मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए बायोगैस प्लांट में भी इनका यूज होता है। भाई गोबर के मीथेनोजन्स, फिर से बता रहा हूं, गोबर के मीथेनोजन्स कहा जाता है। ओके, तो ये तो बात हो गई आर्कीबैक्टीरिया की। अब एक और हमारा प्यारा सा लाड़का बेटा है, जिसको हमने नाम दिया है यूबैक्टीरिया। भाई क्या नाम दिया? यूबैक्टीरिया। भाई ये जो होते हैं ना, ये ट्रू बैक्टीरिया बोल सकते हो तुम इनको। बहुत ऐसे बैक्टीरिया है ये कि भाई खतर, एकदम रियलिस्टिक बैक्टीरिया। कैसे है? रियलिस्टिक बैक्टीरिया।
तो भाई इनकी जो सेल वॉल होती है ना वो रिजिड होती है, मतलब कठोर होती है, और वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से। क्या बोला सर? पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। अब कुछ जो होते हैं भाई, कुछ यू बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं। मोटाइल अभी भी बताया मैंने, मूवमेंट को क्या बोलते हैं? चलने फिरने को मोटाइल बोलते हैं। और ये मूव कैसे करते हैं, चलते कैसे हैं? तो ये फ्लैजिला की मदद से चलते हैं। फ्लैजिला क्या होता है सर? बाय टेल लाइक स्ट्रक्चर दैट रोटेट्स लाइक अ प्रोपेलर, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी चीज जो पैरों जैसे काम करती है और घूम घूम के ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम घूम के चलती है। अरे घर 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 घर, बस वही देखा होगा तुम लोगों ने ना अपने जॉनी भैया का कमाल, सॉरी। तो भाई ऐसे घूम के नकली पैरों जैसे धीरे धीरे टुक टुक चला करती है, उसी को बोलते हैं फ्लैजिला, मतलब इनके पैर। और ये हेल्पफुल होते हैं भाई, बहुत हेल्पफुल होते हैं। लैक्टोबैसिलस का काम करते हैं भाई, ये कर्ड बनाते हैं। कर्ड मतलब आपका दही बनाते हैं भाई। ये हार्मफुल भी होते हैं, पैथोजन भाई, कुछ डिसीज भी कॉज कर देते हैं कभी कभी भाई, खतरनाक। पैथोजन मतलब जो डिसीज कॉजिंग हो, लैक्टोबैसिलस मतलब वो जो दही के अंदर मिलेगा। और फिर यू बैक्टीरिया की तो इतनी सी बात थी, ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं इसके अंदर। फिर आती है बात साइनोबैक्टीरिया की। अब भाई ये साइनोबैक्टीरिया क्या है, आओ बड़ा समझते हैं प्रेम भाव से। साइनोबैक्टीरिया बड़ा खूबसूरत होते हैं, इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, लेकिन होते बैक्टीरियल है ये, ठीक है, बैक्टीरिया ही होते हैं, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी नाम दिया गया है। तो इनके फीचर जान लेते हैं, होते बड़े खूबसूरत है। स्क्रीन के ऊपर फोटो दिख रहा होगा तुम लोगों को। तो भाई फीचर्स क्या होते हैं इनके, आओ थोड़ा वो समझते हैं। होते तो ये भी प्रोकैरियोटिक हैं, है ना, मतलब वही गरीब। यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब वही गरीब। लेकिन ये होते हैं कोलोनियल। क्या होते हैं भाई? कोलोनियल होते हैं, कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं। और फिलामेंटस होते हैं भाई, फिलामेंट्स पाए जाते हैं इनके अंदर, ठीक है। फ्रेश वाटर में मिलेंगे, ये कहां मिलेंगे भाई? फ्रेश वाटर में मिलेंगे, मरीन्स में मिलेंगे, और कुछ अच्छे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में मिलेंगे। बड़ी सुंदर सुंदर जगहों पे मिलते हैं, ये लगते भी बड़े प्यारे प्यारे हैं, ठीक है। कॉलोनीज में रहते हैं, अकेले नहीं रहते, है ना। अब सुनो, इनकी जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये चिकने चिकने होते हैं। देखे होंगे तुमने कभी, उस पे एल्गी पे फिसल जाते हैं तो चिकने चिकने होते हैं। तो इनकी प्रोटेक्शन लेयर होती है वो, जिसको जिलेटेनियस शीथ कहा जाता है। जिलेटेनियस शीथ जो होती है वो एल्गी के बाहर लपेट दी जाती है, ताकि उनको प्रोटेक्शन मिले बाहर के एनवायरनमेंट से। या मान लो तुम उसके ऊपर से चल के निकल गए तो तुमको फिसला देगा, ताकि तुम उसको हार्म ना करो। भाई स्लाइमी होती है, चिकनी होती है, तुम फिसल जाते हो उसके ऊपर, तो भाई उसको कहा जाता है जिलेटेनियस शीथ। और भाई बड़े प्यार से बता रहा हूं, ये होते हैं फोटोसिंथेटिक। कैसे होते हैं भाई? फोटोसिंथेटिक मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को पूर्ण इस्तेमाल में लेते हैं। ओके, तो इसका एग्जांपल ले लो प्यारा सा, जिसको हम कहते हैं नॉस्टॉक। क्या कहते हैं सर? नॉस्टॉक। और एक और एग्जांपल है एनाबेना। क्या नाम है? एनाबेना। अब नॉस्टॉक और एनाबेना का काम क्या होता है भाई? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। याद है पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। नाइट्रोजन का खाना, नाइट्रोजन का यूज करना अर्थ के ऊपर नाइट्रोजन को लेके आना और उसको वापस बाहर भेज देना, यही नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। हेटेरोसाइट्स इनके अंदर होते हैं। वो हेटेरोसाइट्स कुछ ऐसे सेल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनाबेना और नॉस्टॉक को हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। फिर से ये लाइन रिपीट कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए कि भाई ये कंटेन करते हैं, हेटेरोसाइट्स। भाई हेटेरोसाइट्स कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं नॉस्टॉक और एनाबेना की। ये चीज ध्यान रखना, भूलना मत, ठीक है। अब ये कुछ होते हैं एंडोफाइटिक। क्या 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 होते हैं भाई? एंडोफाइटिक भी होते हैं कुछ। एंडोफाइटिक मतलब होता है प्लांट के टिश्यूज के अंदर रहते हैं भाई। प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं ना, पिछले साइड 9th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, तो ये टिश्यूज होते हैं, तो उसके अंदर ये पाए जाते हैं, इसीलिए इनको एंडोफाइटिक कहा जाता है। और एक चीज अभी से अपने नोट्स में साइड में लिख लो, एंडो मतलब अंदर, आगे चैप्टर्स में काम आएगी ये लाइंस, ठीक है। एंडो का मतलब हो गए हैं अंदर की तरफ,
अब भाई एक छोटी सी चीज और बची है, माइकोप्लाज्मा क्या होता है। तो आज तक के दुनिया के पूरे यूनिवर्स के सबसे छोटे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स जिनको हम जानते हैं वो होते हैं माइकोप्लाज्मा। इनके पास सेल वॉल नहीं होती, मतलब दे लैक सेल वॉल कंप्लीटली एंड दे कैन सर्वाइव, फिर से बोल रहा हूं, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। यही है हमारे माइकोप्लाज्मा जी, इनको ऑक्सीजन फाक्सीजन की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही जीते हैं। ये अपनी वाली को दिल दे देते हैं और बोलती तू उस पे फूंक मारते रहे तो मैं जिंदा रहूंगी, तेरे प्यार से जिंदा रहूंगी, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है मैनू, मैं तो बस प्यार की भूखी हूं। यही कहते हैं हमारे माइकोप्लाज्मा जी। ठीक है, बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना, चेंज कर लेते हैं अपने को जब देखो तब, अपने हिसाब से शेप चेंज कर लेते हैं। पैथोजेनिक होते हैं ज्यादातर। पैथोजेनिक में फिर से बता रहा हूं, डिसीज कॉजिंग होते हैं। किसके अंदर भाई? प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। अच्छा, एक सवाल है तुम लोगों से कि माइकोप्लाज्मा ह्यूमंस के अंदर कौन सी बीमारी भेजता है? मुझे जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। ओके, तो माइकोप्लाज्मा के बारे में जरा मेरे को कमेंट से बताओ, और नहीं बता पाए तो टेंशन नको, आंसर ये रहा, तो ध्यान रखना भाई। ओके, तो बीमारी तो कॉज करते हैं, आओ थोड़ी रिप्रोडक्शन की भी बात कर लेते हैं यार। अभी तक रिप्रोडक्शन तो देखा ही नहीं भाई। मोस्टली मोनेरा जो होते हैं वो बाइनरी फिजन करते हैं। कौन सा फिजन करते हैं? बाइनरी फिजन करते हैं, मतलब सिंपल डिवीजन इनटू टू। एक बैक्टीरिया टूट के टुपुक 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 दो से दो नहीं, एक से दो हिस्सों में बनेगा। तो भाई कभी कभी ना जब ये काम तो हो जाता है इनका, एक से दो बन जाते हैं। कभी कभी कुछ हार्श कंडीशन में, हार्श मतलब बुरी, खतरनाक, डेंजर कंडीशन, ये स्पोर्स भी बना देते हैं। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन तुमने पढ़ा होगा 10th क्लास के रिप्रोडक्शन में। नहीं पढ़ा तो मेरा एक शॉर्ट वीडियो यूट्यूब के ऊपर है, जाके चैनल पे टिपक मारो और देख के आओ जाके फटाफट। चलो, तो आज के लिए बस मोनेरा की कहानी तो समाप्त, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी समाप्त। प्रॉमिस किया था 30 मिनट में खत्म करूंगा। पहला लेक्चर आ चुका है, पहला क्या, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, नीट के सारे लेक्चर पूरी डिटेल के साथ। और हाँ, एनसीईआरटी की एक भी लाइन नहीं छोड़ी मेरे भाई, सब कुछ मिलेगा आपको एनसीईआरटी के अंदर जो हम बोले हैं आज। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या समझा भाई? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिक समझ लिए, 2 और 5 वाले किंगडम भी देख लिए कि कितने 5 किंगडम, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देख लिए भाई। डिटेल्ड मोनेरा, आर्किबैक्टीरिया क्या होता है, यू बैक्टीरिया क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, माइकोप्लाज्मा क्या होता है। भाई माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड एक सवाल पूछा है, जल्दी से कमेंट में आंसर करो, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे प्रोटिस्टा की बात, फंजाई की बात, प्लांटेई की, और एनिमिलिया सबसे खतरनाक भाई, सबसे डेंजर होता है एनिमिलिया। पर डरना क्यों, अर्चल भैया है ना, सब इजी था ना आज के चैप्टर में। बस सबकी थोड़ी थोड़ी जानकारी लेनी है यार हम लोगों को। और वायरस और वायरॉइड्स क्या होते हैं भाई, ये भी जानेंगे अपन अगले लेक्चर्स में। तो फटाफट मित्र मंडल चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो और नीट का जर्नी इजी और मस्त बनाओ। ये था नीट विथ हर्षल भैया। चैनल का नाम तो साइंस विद हर्षल भैया है, पर ये नीट विथ हर्षल भैया, जहां बायोलॉजी पढ़ी जाती है बड़े प्यार से, बड़े दिल से, दिमाग से और हंसी से। तो भाई सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और दिखाओ उनको भी कि नीट के फ्री लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर आने लग गए हैं। जल्दी जल्दी से पढ़ते जाओ, स्वाहा। तो अपन मिलते हैं अगले वीडियो में प्रोटिस्टा फंजाई के साथ, है ना। तो तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। 360 में से 360, 360 आउट ऑफ 360 लाने हैं नीट के अंदर, लाने के नहीं लाने तो वादा करो। और मिलते हैं अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पार्ट 2 में बहुत जल्दी से सब्सक्राइब करो, आने वाला 1-2 दिन के अंदर, किसी भी टाइम टपक सकता है, सबसे पहले तुमको ही देखना है। जो पहले देखेगा उसको फ्री पीडीएफ मिलने वाले हैं। तो फ्री पीडीएफ के लिए स्टार्टिंग के 10 कमेंट्स, वो 10 कमेंट जो आएंगे ना सबसे पहले, उनको मैं फ्री पीडीएफ दे दूंगा और उसका पासवर्ड भी दे दूंगा। तो सारे नोट्स तुमको लिखने के साथ साथ तुमको पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं।